हेलो एंड मोस्ट वेलकम। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन। ठीक, रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो पहला प्रिंसिपल है आयोनाइजेशन का, दूसरा ल्यूमिनेसेंस, तीसरा थर्मोल्यूमिनेसेंस, चौथा फोटोग्राफिक इफेक्ट, पांचवा बायोलॉजिकल इफेक्ट और छठा केमिकल इफेक्ट। इस वीडियो में ज़्यादा फोकस करने वाला जो टॉपिक है वो है फोटोग्राफिक इफेक्ट। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला प्रिंसिपल है वो आयोनाइजेशन का है। इसमें होता क्या है कि जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, जिस कारण से हम लोग को पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। इन आयंस को हम लोग आयन पेयर बोलते हैं, जो कि कलेक्ट किया जाता है बाय द अप्लाइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जब हम लोग कलेक्ट करते हैं इन सब आयन को तो हम लोग को एक करंट मिलता है, पल्स मिलता है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन इंटेंसिटी का। आयन पेयर्स को हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आयंस को कलेक्ट करने के लिए हम लोग के पास एक डिवाइस होता है, गैस फील्ड चैम्बर। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप डिवाइस होता है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड होता है। आउटर इलेक्ट्रोड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है, जो कैथोड की तरह काम करता है, और एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है जो कि एल्युमिनियम का बना रहता है और ये एनोड की तरह काम करता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इस सिलेंडर में कुछ गैस भरा रहता है जो कि रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है और आयोनाइजेशन करके आयन प्रोड्यूस करता है। डायग्राम से समझते हैं। ये सिंपल गैस फील्ड चैम्बर डिटेक्टर का एक डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो सिलिंड्रिकल शेप आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली गैस चैम्बर है, और इस गैस चैम्बर के अंदर यहाँ पे गैस रहता है, जनरली अर्गन गैस रहती है, और इस चैम्बर में एक विंडो रहता है जिस विंडो से रेडिएशन इस चैम्बर के अंदर इंटर करती है। यहाँ पर एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड रहता है, ये जो कि एल्युमिनियम का बना रहता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इस चैम्बर का जो इनर वाल होता है, इस सिलेंडर का जो इनर वाल होता है वो कोट किया जाता है ग्रेफाइट से, और उस पर निगेटिव चार्ज रहता है और कैथोड की तरह काम करता है। इस चैम्बर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर निगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरह से होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। नीचे में यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे होगा। अब होता क्या है कि जब रेडिएशन इस चैम्बर के अंदर आता है तब आयोनाइजेशन होता है, और जब आयोनाइजेशन होता है तो आयन पेयर का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो निगेटिव आयन होता है वो एनोड की तरफ आएगा, और ये जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैथोड की तरफ जाता है। ठीक है, और जब ये चार्ज कलेक्ट होता है तब हम लोग को करंट मिलता है, करंट पल्स मिलता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि रेडिएशन यहाँ पे था। अब इसी आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड बहुत सारे रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि गीगा मिलर काउंटर हो गया, या फिर प्रोपोर्शनल काउंटर हो गया। अब एक सवाल आता है कि क्या हो अगर इस चैम्बर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। मतलब कि अगर हम लोग ज़्यादा पावरफुल बैटरी लगाते हैं, ज़्यादा वोल्टेज वाला बैटरी लगाते हैं, तब क्या होगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। देखिए, जब हम लोग वोल्टेज को बहुत कम रखते हैं, ठीक, तो वहाँ पे होता क्या है कि जो भी रेडिएशन के कारण आयन पेयर प्रोड्यूस हुए थे वो आपस में रिकम्बाइन करने लगते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिस कारण से हम लोग को करंट नहीं मिल पाता है। पर जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे चार्ज कलेक्शन हम लोग का बढ़ते जाता है, जिस कारण से हम लोग को करंट ज़्यादा डिटेक्ट होता है, करंट पल्स ज़्यादा मिलता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जितना भी आयन प्रोड्यूस किया था रेडिएशन के कारण वो सारा का सारा कलेक्ट हो गया है।
जिस कारण से अब हम लोग फर्दर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हम लोग को कोई भी इंक्रीज नहीं दिखेगा करंट में। ये एक सीधा दिख रहा है, ये सैचुरेशन पॉइंट है। यहाँ पे जितना भी चार्ज या आयन प्रोड्यूस हुआ था रेडिएशन के कारण, सारा का सारा कलेक्ट हो गया है। इस कारण से हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का करंट नहीं बढ़ रहा है। अब इसके आगे हम लोग, अगर इस रीजन को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन रीजन, अगर इससे भी ज़्यादा अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते तो क्या होता है कि जो चार्ज आयन था वो इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाता है कि वो जब दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से टक्कर करता है तो फर्दर आयोनाइजेशन करता है, जिस कारण से यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है करंट में। ठीक, अब उसके आगे क्या होने जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा अगर हम लोग बढ़ाते हैं वोल्टेज, ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि गैस चैम्बर के अंदर जितने भी एटम थे या मॉलिक्यूल थे, सारे के सारे वहाँ पे आयोनाइज हो जाते हैं। कारण क्या है? पहला, इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है कि वो टक्कर करने के बाद दूसरे एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर दे रहा है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे टक्कर के बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट भी निकलता है जो कि दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को आयोनाइज करता है। तो जिस कारण से यहाँ पे इस रीजन में, गीगा मूलर रीजन में, यहाँ पे जितने भी एटम या मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे आयोनाइज हो गए हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को करंट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ भी सैचुरेट कर गया। अगर इससे भी ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा, जो गैस मॉलिक्यूल जो थे वो डिस्चार्ज होने लगेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप जान लीजिए, जिस वोल्टेज पर पूरा का पूरा गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाता है उस रीजन को हम लोग गीगा मूलर रीजन बोलते हैं। हम लोग का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ल्यूमिनेसेंस का प्रिंसिपल है। इसमें होता क्या है कि हम लोग के पास एक इनऑर्गेनिक साल्ट का क्रिस्टल होता है जिसे हम लोग फॉस्फर बोलते हैं, और जब भी इस फॉस्फर पर रेडिएशन पड़ता है तो विजुअल लाइट इमिट्स होते हैं। अब सवाल यह आता है कि विजुअल लाइट इमिट क्यों होते हैं। रेडिएशन जो होता है वो फॉस्फर के वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको जंप करा देता है कंडक्शन बैंड में, और जब यह इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आता है तो एनर्जी को इमिट करता है विजुअल लाइट के फॉर्म में। इसी विजुअल लाइट को हम लोग ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। गामा कैमरा और सीटी स्कैन के जो डिटेक्टर होते हैं उसमें जो फॉस्फर यूज किया जाता है वो होता है थैलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जो फॉस्फर यूज किया जाता है वो जनरली टर्बियम एक्टिवेटेड गैलिडोनियम ऑक्सीसल्फाइड होता है, और एक दूसरा भी होता है जो हम यहाँ पे लिखे नहीं है, कैल्शियम टंगस्टेट CaWO4। ये सब फॉस्फर यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। अब थोड़ा सा और आगे बात को समझते हैं। जो विजुअल लाइट प्रोड्यूस हो रहा था फॉस्फर के द्वारा, उस लाइट को फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसे कन्वर्ट करता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन इंटेंसिटी का। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा उतना ज़्यादा रेडिएशन होगा। ल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल को एक बार फिर से पूरा समझ लेते हैं। ल्यूमिनेसेंस में होता क्या है कि हम लोग के पास एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, फॉस्फर होता है, उस पर रेडिएशन आता है, वो विजुअल लाइट को प्रोड्यूस करता है। विजुअल लाइट को डिटेक्ट किया जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा, और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है जिससे हम लोग को पता चलता है रेडिएशन के इंटेंसिटी के बारे में। तो एक बार हम लोग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एक सिंपल सा ट्यूब होता है जिसमें एक फोटो कैथोड होता है जिस पर निगेटिव चार्ज रहता है, एक एनोड होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच में 10 से 12 डायनोड्स होते हैं, और ईच डायनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो 100 वोल्ट का रहता है। मतलब अगर यहाँ पे 100 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ पे 200 वोल्ट होगा। ठीक, यहाँ पे 300 वोल्ट होगा।
अब होता क्या है कि जो फॉस्फर के द्वारा जो लाइट फोटोन को प्रोड्यूस किया गया था, उस लाइट को इस पीएमटी में भेजा जाता है एक विंडो के माध्यम से, ठीक। और ये फोटोन फोटो कैथोड के साथ इंटरेक्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाकर डायनोड से टक्कर करता है और जब टक्कर होता है तो यहाँ से और भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक। अब फिर ये यहाँ पे 200 वोल्ट है, यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे सेकंड डायोड के तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर यहाँ पे टक्कर करेगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होते जाएगा और जब ये एनोड के पास पहुँचेगा तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। तो हम लोग लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब आपको इतना बता ही दिए हैं तो सिंटिलेशन डिटेक्टर भी बता ही देते हैं। सारे कंसेप्ट को मिला दीजिए, फॉस्फर को भी मिला दीजिए, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को भी मिला दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भी मिला दीजिए, तो हम लोग का बन जाएगा सिंटिलेशन डिटेक्टर। यहाँ पे देखिए ये सिंटिलेशन क्रिस्टल है, फॉस्फर समझ सकते हैं। यहाँ पे रेडिएशन आया, फॉस्फर से इंटरेक्ट किया, यहाँ पे लाइट एनर्जी इमिट हुआ, ठीक। अब ये लाइट एनर्जी विंडो के माध्यम से पीएमटी में जाएगा। अब पीएमटी में यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होगा और फिर जब यहाँ पे पहुँचेगा एनोड के पास तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंप्यूटराइज और प्रोसेसिंग किया जाएगा। तो एक सिंटिलेशन डिटेक्टर में क्या क्या होता है, सिंटिलेटर क्रिस्टल होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, ऑप्टिकल कपलिंग होता है। ऑप्टिकल कपलिंग ये क्रिस्टल और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को जोड़ता है, ठीक। और फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो आपका सिंटिलेशन डिटेक्टर भी खत्म हो गया। हम लोग का थर्ड प्रिंसिपल है थर्मोल्यूमिनेसेंस का। ये सेम ल्यूमिनेसेंस की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर क्या है कि विजुअल लाइट हम लोग जब गर्म करते क्रिस्टल को तब इमिट होता है, ऐसे नहीं होता। पहले ल्यूमिनेसेंस में क्या था कि ल्यूमिनेसेंस में रेडिएशन आया, विजुअल लाइट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन थर्मोल्यूमिनेसेंस में होता क्या है कि रेडिएशन की एनर्जी को क्रिस्टल के द्वारा स्टोर किया जाता है और जब उस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तब हम लोग का विजुअल लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक। तो जो क्रिस्टल थर्मोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट दिखाता है उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लिथियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, थर्मोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर TLD बैच। हम लोग का जो चौथा प्रिंसिपल है वो है बायोलॉजिकल इफेक्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट में होता क्या है कि रेडिएशन हम लोग के क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम एब्रेशन बोलते हैं। तो क्रोमोसोम एब्रेशन के कारण हम लोग को डाइसेंट्रिक और रिंग फॉर्म क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो रेडिएशन का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा रहता है, डाइसेंट्रिक और रिंग फॉर्म क्रोमोसोम का फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड बायोलॉजिकल डोजीमीटर होते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे रेडिएशन एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई डोजीमीटर नहीं है, तो हम लोग रेडिएशन के इंटेंसिटी को पता करने के लिए ब्लड का एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं कि डाइसेंट्रिक और रिंग फॉर्म क्रोमोसोम कितने बने हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन इंटेंसिटी के। तो यही हम लोग का बायोलॉजिकल इफेक्ट और बायोलॉजिकल इफेक्ट पर बेस्ड बायोलॉजिकल डोजीमीटर। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम देख लेते हैं, उसमें होता क्या है कि डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमर होते हैं। सेंट्रोमर मतलब आप मान लीजिए कि सेल डिवीजन के वक्त स्पिंडल फाइबर जहाँ पर अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोमर बोल सकते हैं। लेकिन अगर और टेक्निकली बात करें तो काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। लेकिन अभी समझने के लिए मान लीजिए कि सेंट्रोमर वहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक। अब आगे पिक्चर पे देखते तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
ये है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे एक सेंट्रोमर और दूसरा सेंट्रोमर, इसीलिए यहाँ पे डाई, डाई मतलब दो, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमर, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम ये है। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे रेडिएशन आया, रेडिएशन आ करके यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रेगमेंट को तोड़ दिया, ये दोनों फ्रेगमेंट को तोड़ दिया है। अब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में फ्यूज कर गए हैं। फ्यूज करने के बाद देखिए यहाँ पे दो गो यहाँ पे सेंट्रोमर है, यही है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब रिंग फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो रिंग फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम का एपेक्स और टर्मिनल दोनों टूट जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, और ये फ्रेगमेंट आपस में फ्यूज कर जाते हैं और रिंग फॉर्मेशन करते हैं। ये है रिंग क्रोमोसोम। तो इसी क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट में। हम लोग का पांचवा प्रिंसिपल है फोटोग्राफिक इफेक्ट। फोटोग्राफिक इफेक्ट में होता क्या है कि जब भी रेडिएशन फोटोग्राफिक फिल्म के साथ इंटरैक्ट करती है तो ब्लैकनेस को प्रोड्यूस करती है फिल्म में। इस ब्लैकनेस को हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफिनीशन हुआ द डार्कनेस प्रोड्यूस इन द फिल्म आफ्टर एक्सपोजर एंड केमिकल प्रोसेसिंग। यही कारण है कि हम लोग का जो एक्सरे फिल्म होता है वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। तो जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा रहता है वहाँ पे ज़्यादा काला दिखाई देता है, और जहाँ पे कम रेडिएशन रहता है या नहीं रेडिएशन रहता है वहाँ पे वो एरिया हम लोग को वाइट दिखाई देता है। तो प्रिंसिपल यही है, द डिग्री ऑफ ब्लैकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन इंटेंसिटी। अब ब्लैक है तो कितना ब्लैक है, तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग के पास ऑप्टिकल डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, log बेस 10 आई नॉट बाई आई टी। आई नॉट क्या है, आई नॉट लाइट का इंटेंसिटी है जब एक्सरे फिल्म नहीं है, और आई टी कब है कि जब ब्लैकनेस प्रोड्यूस हो गया तो उस ब्लैकनेस से कितना लाइट पास कर रहा है वो है आई टी, लाइट ट्रांसमिटेड। ठीक, इसको थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। देख लीजिए, एक्सरे फिल्म नहीं है तो जो भी लाइट हम लोग दे रहे हैं वो 100% लाइट डिटेक्टर तक पहुंचेगा। ठीक, और जब एक्सरे फिल्म हम लोग लगाएं तो उसके बाद जो लाइट आ रहा था उसका सिर्फ 10% लाइट हम लोग को डिटेक्टर तक पहुंच रहा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल टू होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल टू होता है log 10 आई नॉट। आई नॉट कितना, 100%, मतलब कि पहले 100% लाइट आ रहा था, अब लाइट कितना आ रहा, सिर्फ 10% लाइट आ रहा। ठीक, तो 100% बाई 10, तो log 10 इक्वल टू कितना हो गया, तो log 10 इक्वल टू हो गया 1। ठीक उसी तरह से अगर लाइट का इंटेंसिटी और कम आ रहा है, सिर्फ 1% लाइट डिटेक्टर तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी 2। देखिए, जब ऑप्टिकल डेंसिटी 1 था तो कम डार्क था, ऑप्टिकल डेंसिटी 2 हो गया तो और ज़्यादा डार्क हो गया, और 3 हो गया तो और ब्लैक हो गया। ठीक, तो सिंपल सा यही प्रिंसिपल है कि तो डिग्री ऑफ ब्लैकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन इंटेंसिटी। फोटोग्राफिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड फिल्म डोजीमीटर होता है। फोटोग्राफिक फिल्म में जो ब्लैकनेस आ रहा था वो क्यों आ रहा था, इस बात को समझने के लिए हम लोग को फिल्म के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो फिल्म में एक लेयर होता है, इमल्सन लेयर होता है। फोटोग्राफिक फिल्म में सारा खेल इमल्सन लेयर का ही है। इमल्सन लेयर बेसिकली जेलिटिन का एक लेयर होता है, और उस जेलिटिन के लेयर में सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल फैले हुए रहते हैं। ये हो गया इमल्सन लेयर, ये जेलिटिन का लेयर है, और इस जेलिटिन के लेयर में क्रिस्टल हैलाइड जहाँ तहाँ फैले हुए हैं। 12th क्लास के सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में, तो अभी हम लोग उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिल्वर हैलाइड जो क्रिस्टल होते हैं वो पॉइंट डिफेक्ट को दिखाते हैं। सिल्वर हैलाइड बेसिकली यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, और AgI, सिल्वर आयोडाइड। तो इसमें होता क्या है कि सिल्वर का जो साइज होता है वो छोटा रहता है, और Br का जो साइज रहता है वो बड़ा रहता है।
तो ये अपने लैटिस पॉइंट से डिसलोकेट कर जाते हैं। इस तरह का डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट है। ये देख लीजिए, ये AgBr का क्रिस्टल है, ठीक। AgBr के क्रिस्टल में यहाँ पे ये सिल्वर एटम है, ब्लैक ब्लैक, ठीक। अब इसका यहाँ पे लैटिस पॉइंट था, ये छोटा है, इस कारण से ये मूव करते रहता है, ये अपने पॉइंट से डिसलोकेट हो गया और इंटरस्टिशियम में कहीं पे घूम रहा है, ठीक। तो होता क्या है कि जब भी रेडिएशन आता है, एक मिनट आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जब AgBr पर Ag अलग हो जाता है तो यहाँ पे Ag आयन बनाता है और Br जो रहता है उस पर निगेटिव चार्ज रहता है। ये आयनिक क्रिस्टल है। तो रेडिएशन जब भी आता है तो Br वाले एटम से इंटरेक्ट करता है, Br पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाता है सेंसिटिविटी सेंटर के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसिटिविटी स्पेक। ये सेंसिटिविटी स्पेक सिल्वर सल्फाइड होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और जो घूम रहे थे इंटरस्टिशियम में Ag आयन, सिल्वर आयन यहाँ पे जो घूम रहे थे इंटरस्टिशियम में, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब अट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले करके ये रिड्यूस हो जाते हैं, सिल्वर एटम बन जाते हैं और लैटेंट इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। लैटेंट इमेज क्या होता है? लैटेंट इमेज सिंपल क्लस्टर होता है मेटालिक सिल्वर का, ठीक, जो कि सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल के ऊपर बनता है, जमा रहता है। लैटेंट इमेज से हम लोग विजुअल इमेज कैसे बनाते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। लैटेंट इमेज को हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि वो काफ़ी स्मॉल रहता है, चेंजेस हम लोग को पता नहीं चलता। तो चेंजेस को पता करने के लिए हम लोग को विजुअल इमेज बनाना पड़ता है। तो पूरा प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। ये जो है वो सिल्वर हैलाइड का क्रिस्टल है, मान लेते हैं AgBr का क्रिस्टल है, ठीक। यहाँ पे ढेर सारे Ag आयन होंगे, Br भी आयन होंगे और ये दोनों से मिलकर बना है AgBr का ये क्रिस्टल। अब इंटरस्टिशियम में यहाँ पे जो है Ag आयन घूम रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट के कारण यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे Br भी होगा, इस पे निगेटिव चार्ज है, रेडिएशन आया, यहाँ से Br से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब ये जाकर जमा हो गया सेंसिटिविटी सेंटर पर। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे Ag आयन इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और जब अट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे आकर रिड्यूस हो जाता है। Ag आयन सिंपल मेटालिक क्रिस्टल बनाता है, लैटेंट इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो क्रिस्टल है वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है और जब हम लोग इसको डेवलपर के अंदर डालते हैं तो इस क्रिस्टल के अंदर जितने भी सिल्वर एटम होते हैं, सिल्वर आयन होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं और ब्लैकनेस को प्रोड्यूस करते हैं। ये हम लोग का हो गया विजुअल इमेज और ये हो गया लैटेंट इमेज। अब हम लोग का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है कि रेडिएशन केमिकल चेंजेस को करता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन। इसका एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके फेरिक सल्फेट बना देता है और जितना ज़्यादा फेरिक सल्फेट बनता है उतना ज़्यादा रेडिएशन का इंटेंसिटी रहता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। और कलर चेंजिंग प्लास्टिक का भी हम लोग यूज करते हैं जिससे रेडिएशन के क्वांटिटी इंटेंसिटी का पता चल सके।